हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 3 के पाठ 6 से लेकर 10 तक के एमसीक्यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम पाठ 6 को लेते हैं, जिसका नाम है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। प्रश्न नंबर 1 है, जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं तो किसको खबर करते हैं? पुलिस को। प्रश्न 2 है, अपराधियों को गिरफ्तार कौन करता है? पुलिस। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं यह कौन तय करता है? अदालत यानी न्यायाधीश और या जज। प्रश्न 4 है, पाठ में वर्णित काल्पनिक कहानी में मिस्टर शिंदे और मिसेस शिंदे कहाँ रहते थे? मुंबई में। प्रश्न 5 है, मिसेस शिंदे की क्या चीज़ गुम हो गई थी? सोने की जंजीर या सोने का हार। प्रश्न 6 है, श्रीमती शिंदे ने सोने की हार या जंजीर चुराने का आरोप किस पर लगाया? नौकरानी शांति हेम्ब्राम पर, जो 3 साल से इस घर में काम कर रही थी। प्रश्न 7 है, शिंदे साहब ने शांति के बक्से की तलाशी ली तो उसमें से कितने रुपए मिले? 10,000 रुपये। 8वां प्रश्न है, अपराधी व्यक्ति का केस लड़ने वाले वकील को क्या कहते हैं? बचाव पक्ष का वकील या अधिवक्ता। प्रश्न 9 है, पुलिस में शिंदे द्वारा एफआईआर करने पर शांति के साथ और किसे गिरफ्तार किया? शांति के भाई सुशील को। अगला प्रश्न है, शांति को छुड़ाने के लिए पुलिस में गए सुशील को सब इंस्पेक्टर राव ने क्या कहकर भगा दिया? अदालत से जमानत का आदेश लाने के लिए कहकर। 11वां प्रश्न है, सब इंस्पेक्टर राव ने सुशील को बिना कारण कितने दिन तक हवालात में रखा? 2 दिन। प्रश्न 12, अदालत ने कितने दिन बाद शांति की जमानत की अर्जी मंजूर की? 1 महीने बाद। अगला प्रश्न, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत प्रत्येक व्यक्ति को वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 22 के अनुसार। प्रश्न 14, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार गरीब लोगों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है? अनुच्छेद 39A। प्रश्न 15, शांति की दलील सुनकर मजिस्ट्रेट महोदय ने किसे सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष का वकील बनाया यानी शांति का वकील बनाया? अधिवक्ता कमला राय को। प्रश्न 16, जिरह के दौरान अधिवक्ता कमला राय सुशील व उसके मालिक से सवाल पूछकर क्या साबित करती है? वो ये साबित करती है कि शांति के संदूक से मिले 10,000 रुपये सुशील व उसकी बहन शांति की कमाई की रकम भी हो सकती है। प्रश्न 17, मुकदमा खत्म होने के बाद सुशील अधिवक्ता राय को क्या बताता है? इंस्पेक्टर शर्मा ने युवाओं के एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो शिंदे के मोहल्ले में गहनों की चोरी करते थे। प्रश्न 18, इंस्पेक्टर शर्मा का बयान सुनकर अधिवक्ता राय न्यायाधीश के सामने क्या दलील देती है? वह ये दलील देती है कि शांति निर्दोष साबित हो चुकी है, इसे बरी कर दिया जाए। शांति पर मुकदमा कितने समय तक चला? लगभग 1 वर्ष तक। 18/7/2006 जिस दिन शांति की गिरफ्तारी हुई उस दिन से लेकर 15/7/2007 जब शांति बरी हुई तब तक लगभग 1 वर्ष। 20वां प्रश्न है, मिसेज शिंदे व शांति की कहानी के आधार पर बताएं कि वे कौन कौन से अधिकारी हैं जो आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य भूमिका निभाते हैं? पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश। 21वां प्रश्न है, अपराध की जांच में पुलिस क्या क्या जांच करती है? शिकायत की जांच करना, उसके लिए गवाहों के बयान दर्ज करना, सबूत इकट्ठे करना, दोषी दिखाई देने पर आरोप पत्र या चार्जशीट दाखिल करना। प्रश्न 22 है, संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? एक तो यह है कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है उसे। दूसरा है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। तीसरा है हिरासत में दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार। और चौथा है 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे या महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुला सकते। प्रश्न 23 है, सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत एवं पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए बनाए नियमों को क्या कहते हैं? DK वसु दिशा निर्देश।
24वां प्रश्न है, डीके बसु के दिशा निर्देश कौन कौन से हैं? पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान यानी नाम, पट्टी और पद लिखा हो। अगला है, गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में पूरी जानकारी के कागज हों। अगला है, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने संबंधी को जानकारी देने के अधिकार। अगर संबंधी जिले से बाहर है तो 8 से 10 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी का समय, स्थान और हिरासत की जगह बताना। ये डीके बसु के दिशा निर्देश हैं। प्रश्न 25 है, पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी प्राथमिकी या एफआईआर किस रूप में दर्ज करवा सकते हैं? मौखिक या लिखित? दोनों तरह से। अगला प्रश्न है, एफआईआर में किस किस का उल्लेख होता है? वारदात की तारीख, समय तथा स्थान का, एफआईआर दर्ज करवाने वाले का नाम, हस्ताक्षर तथा पता। 27वां प्रश्न है, शिकायत करने वाले को पुलिस से एफआईआर की क्या मुफ्त पाने का अधिकार है? एफआईआर की नकल यानी फोटोकॉपी। 28वां प्रश्न है, श्रीमती शिंदे व शांति वाले मुकदमे को किस नाम से जाना जाता है? राज्य बनाम शांति हेम्ब्राम के नाम से। 29वां प्रश्न है, सरकारी वकील की भूमिका कब शुरू होती है? जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। 30वां प्रश्न है, न्यायाधीश की हैसियत किसके जैसी होती है? जैसे खेलों में अंपायर की होती है। 31वां प्रश्न है, जीवन के अधिकार का आश्वासन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 21 में। प्रश्न 32, किसे केवल सवाल पूछने के लिए पुलिस थाने नहीं बुला सकती? महिला या 15 वर्ष के कम आयु के बच्चे को। प्रश्न 33 है, जब एक अपराध होता है तो गवाह के बयान कौन रिकॉर्ड करता है? पुलिस। जिरह क्या होती है? जब कोई गवाह अदालत में अपना बयान दे दे तो दूसरे पक्ष का वकील भी उससे सवाल पूछता है और उसके बयान को सही या गलत साबित करता है तो वो जिरह कहलाती है। प्रश्न 34 है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अपराधी को किसके सामने पेश करना जरूरी होता है? मजिस्ट्रेट के। प्रश्न 35, अपराधी के साथ हिरासत में पुलिस कैसा व्यवहार नहीं कर सकती? दुर्व्यवहार या यातना नहीं दे सकती। 36वां प्रश्न है, अपराधी में मित्र या संबंधी को गिरफ्तार व्यक्ति की सूचना कितने घंटे के अंदर अंदर देनी जरूरी होती है? 8 से 12 घंटे के अंदर। प्रश्न 37 है, संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधी को मौलिक अधिकार दिए गए हैं? अनुच्छेद 22। 38वां प्रश्न है, किस जगह दिए गए बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? पुलिस हिरासत में दिए गए इकबाल या बयान को, क्योंकि वहाँ हो सकता है पुलिस के दबाव में उसने ये बयान दिया हो, इसलिए उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 39वां प्रश्न है, सब इंस्पेक्टर राव सुशील को 2 दिन तक हिरासत में क्यों रखता है? ताकि वह इल्ज़ाम कबूल कर ले। 40वां प्रश्न है, एफआईआर की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। 41वां प्रश्न है, निष्पक्ष सुनवाई के लिए क्या क्या जरूरी है? खुली अदालत, सबूतों का आधार, गवाहों से जिरह। आगे 3-4 ये डेफिनेशन टाइप में दी गई हैं। आरोपी कौन होता है? जिस पर अदालत में किसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा हो वो आरोपी होता है। गवाह, किसी व्यक्ति को अदालत में यह बयान देने के लिए बुलाया जाता है कि इस मामले के संबंध में आपने क्या देखा या क्या सुना, तो वो गवाह होता है। निष्पक्ष, किसी एक का समर्थन किए बिना न्याय संगत व्यवहार निष्पक्ष कहलाता है। और इस के साथ ही इस पाठ के छोटे प्रश्न उत्तर खत्म हुए। अब पाठ 7 है, हाशियाकरण की समझ। इसमें प्रश्न 1 है, कापियों के पन्ने की बाईं ओर की खाली जगह जहां आमतौर पर लिखा नहीं जाता उसे क्या कहते हैं? पन्ने का हाशिया। प्रश्न 2, समाज में हाशियाकरण का क्या मतलब होता है? वह व्यक्ति या समुदाय जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो। प्रश्न 3, हाशियाकृत लोग या समुदाय कौन होते हैं? गरीब और कमजोर। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक शब्द से क्या तात्पर्य है? एक ऐसा समुदाय जो संख्या की दृष्टि से अन्य समुदायों की अपेक्षा बहुत कम हो, वो अल्पसंख्यक कहलाता है। भारत की कितने प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है? 8%। और अगर मुसलमानों की पूछे तो 14.2%। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी तरह के आदिवासी समूह हैं? 500। प्रश्न 7, उड़ीसा में कितने अलग अलग जनजातीय समूह हैं? 60। प्रश्न 8, आदिवासी किन किन की उपासना करते हैं? पुरखों की यानी पूर्वजों की, और गांव और प्रकृति की।
प्रश्न 9, आदिवासियों में कौन सी भाषा बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है? संथाली। यानी कौन सी भाषा बोलते हैं आदिवासी ज़्यादा से ज़्यादा? तो वो संथाली है। आदिवासियों के पत्र पत्रिकाएं कौन सी भाषा में निकलती हैं? वो भी इसी में यानी संथाली में। प्रश्न 11 है, आदिवासियों को हमेशा किस रूप में दिखाया जाता है? इन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए तथा नाचते गाते हुए दिखाया जाता है। प्रश्न 12 है, जंगलों से हमें क्या क्या मिलता है? जंगलों से हमें धातुएं जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी के अयस्क, कोयला, हीरा, इमारती लकड़ी, जड़ी बूटियाँ, पशु उत्पाद जैसे मोम, लाख, शहद और जानवर। अगला प्रश्न है, कालाहांडी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। जो डोंगरिया कोंड का आदिवासी समूह है वो कालाहांडी में ही निवास करता है। प्रश्न 14 है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से कितने प्रतिशत आदिवासी हैं? 79%। अगला प्रश्न है प्रश्न 15, भारत में स्थित राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? राष्ट्रीय पार्क 54 है और वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या 372 है। अगला प्रश्न है, सच्चर समिति रिपोर्ट किन लोगों से संबंधित है? मुसलमानों से। प्रश्न 17, आदिवासी कहाँ रहते हैं? जंगल में या जंगल के आसपास? प्रश्न 18, लकड़ियों से क्या क्या प्रयोग किए जाते हैं? लकड़ियों से क्या क्या काम किया जाता है? लकड़ियों से घर बनाया जाता है, फर्नीचर बनाया जाता है, रेलवे का निर्माण किया जाता है, रेलवे के ट्रैक में लकड़ियाँ यूज़ होती हैं। प्रश्न 19 है, कितने प्रतिशत मुसलमान साक्षर हैं यानी पढ़े लिखे हैं? तो ये है 59%। अगला प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय संविधान के अनुसार संस्कृति व सरकार की अभिव्यक्ति को कौन सा समाज प्रभावित करता है? बहुसंख्यक समुदाय। अगला प्रश्न है, समाज के उन 3 समूहों के नाम बताएं जो हाशियाकरण का शिकार हुए हैं? आदिवासी, मुसलमान और दलित। हाशियाकरण के शिकार लोगों या समुदाय की समस्या क्या है? संसाधनों से वंचित, उचित मजदूरी न मिलना, भेदभाव, सरकारी या सामाजिक अवसरों का लाभ न मिलना। प्रश्न 22 है, भारत में प्रमुख आदिवासी क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मणिपुर, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। इन जगहों पर आदिवासी हैं। प्रश्न 23 है, 2005 में न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में गठित सच्चर समिति ने मुसलमानों की किन किन स्थितियों का जायजा लिया? सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का। और इन्होंने रिपोर्ट कब दी? सन 2006 में। आगे ये 2 परिभाषाएं हैं। घेटोआइजेशन क्या होता है? ऐसे इलाके या बस्ती के लिए प्रयुक्त शब्द है जहाँ एक ही समुदाय के लोग रहते हों और इस स्थिति में पहुँचने वाली प्रक्रिया को घेटोआइजेशन कहते हैं। अगला है विस्थापित। ऐसे लोग जिन्हें बांध या खनन आदि विशाल विकास परियोजना की जरूरत के लिए जबरन वहाँ से भगा दिया गया हो, वो विस्थापन कहलाता है। अगला है प्रश्न नंबर 25, ऐसा व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिला हो उसे क्या कहते हैं? कुपोषित। 26वां प्रश्न है, कितने प्रतिशत आदिवासी समूह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं? तो अगर ग्रामीण इलाके की बात करें तो 45% और शहरी इलाके में 35%। अगला प्रश्न नंबर 27 है, अनु और कुमार कहाँ सफ़र कर रहे थे? चेन्नई की बसों में। प्रश्न 28 है, चेन्नई में कौन कौन से इलाके में पानी की कमी है? मैलापुर, मणिपक्कम और सैदापेट। अगला प्रश्न है, चेन्नई में कौन से इलाके में पानी की स्थिति अच्छी है? अन्ना नगर में। और इसी के साथ ही इस पाठ के प्रश्न उत्तर खत्म हुए। पाठ 8 है, हाशियाकरण से निपटना। इसके छोटे प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1 है, कौन से अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से मिलते हैं? मौलिक अधिकार। प्रश्न 2, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है? अनुच्छेद 17 व 15। प्रश्न 3 है, अस्पृश्यता कैसा अपराध है? दंडनीय। प्रश्न 4, दलित शब्द का क्या मतलब होता है? दबा कुचला। प्रश्न 5, महाराष्ट्र की विख्यात भक्त कवयित्री का नाम क्या है? सोयराबाई और इसकी जाति महार थी और ये 14वीं सदी के भक्त कवि चोखा मेला की पत्नी थी। प्रश्न 6 है, दलितों के लिए
असमानता को खत्म करने के लिए किसकी व्यवस्था की गई है? आरक्षण की। 7वां प्रश्न है, आरक्षण का लाभ कौन उठा सकता है? खास दलित जाति या जनजाति समूह का व्यक्ति जो सरकारी सूची में शामिल हो। प्रश्न 8 है, पेशे से बुनकर कवि कबीर कौन सी सदी के कवि थे? 15वीं सदी के। प्रश्न 9 है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया? 1989 में, यानी 1989 में। प्रश्न 10 है, किसने पुजारियों के पैर धोने की परंपरागत रस्म निभाने के लिए मना कर दिया? जगमालपुर गांव के रत्नम ने। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति या समूह पुरजोर तरीके से अपनी बात रखता है उसे क्या कहते हैं? आग्रही। प्रश्न नंबर 12, किसी व्यक्ति या समूह को बाहर निकालने या प्रतिबंधित करने को क्या कहते हैं? बहिष्कार करना। प्रश्न 13, रत्नम ने अपने गांव में ऊंची जातियों द्वारा किए गए भेदभाव व हिंसा का विरोध करने के लिए क्या किया? शिकायत दर्ज करवाई व कानून का सहारा लिया। प्रश्न 14 है, आदिवासियों ने कौन से दशक में खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया? 1970 व 1980 के दशक में। प्रश्न 15 है, हाथ से मैला उठाने वालों को क्या कहते हैं? अछूत। 16वां प्रश्न है, गुजरात के भंगी, आंध्र प्रदेश के पाखी और तमिलनाडु के सिकलयार कौन सी श्रेणी में आते हैं? अछूत श्रेणी में, यानी हाथ से मैला उठाने के कारण। प्रश्न 17 है, सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट कब पारित किया? 1993 में। 18वां प्रश्न है, सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा 13 अन्य संगठनों ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका कब दायर की? 2003 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम कब लागू हुआ? 6 दिसंबर 2013 को। सीके जानू कौन है? आदिवासी कार्यकर्ता। प्रश्न नंबर 21 है, सीके जानू विभिन्न प्रदेश की सरकारों पर क्या आरोप लगाते हैं? आदिवासियों के कानूनों का उल्लंघन करने का, जो लकड़ी व्यापारी एवं पेपर मिल के नाम पर इनका उल्लंघन करते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम कब पारित किया? सन 2006 में। प्रश्न 23 है, निम्न में से कौन से धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं? हिंदू, शैव, महार, पारसी। तो इसमें से पारसी धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं। अगला प्रश्न है, भंगी, पाखी और सिकलयार क्या कार्य करते हैं? हाथ से मैला उठाने का कार्य। प्रश्न 25, जगमालपुर गांव के लोग कितने वर्षों में एक बार स्थानीय देवता की पूजा करते हैं? 5 वर्ष बाद। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26, आरक्षण के संदर्भ में किस स्तर पर जातियों की अलग अलग सूचियां हैं? केंद्र व राज्य स्तर पर। प्रश्न 27, आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा संस्थानों व सरकारी नौकरियों में किन को आरक्षण दिया गया है? दलित व आदिवासियों को। 28वां प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के तहत किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने, पढ़ने तथा सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता? अनुच्छेद 17 के तहत। अगला प्रश्न है, समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित कौन से अनुच्छेद का सहारा ले सकते हैं? अनुच्छेद 15 का। अगला और अंतिम प्रश्न है, 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट पारित किया था। यह किस पर पाबंदी लगाता है? यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों का निर्माण करने पर पाबंदी लगाता है। और इसी के साथ ये इस पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। अब हम पाठ 9 के एमसीक्यूज करेंगे, जिसका नाम है जन सुविधाएं। प्रश्न 1 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पानी के अधिकार को जीवन का अधिकार का हिस्सा मान लिया गया है? अनुच्छेद 21 के तहत। अगला प्रश्न है, पानी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? दस्त, पेचिश व हैजा। प्रश्न 3 है,
पानी से संबंधित बीमारियों के कारण प्रतिदिन कितने भारतीयों की मौत हो जाती है? 1600। प्रश्न 4 है, सरकार कितने वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है? 6 से 14 वर्ष। प्रश्न 5 है, प्रत्येक शहरी नागरिक को प्रतिदिन कम से कम कितने लीटर पानी मिलना चाहिए? 135 लीटर। प्रश्न 6 है, कम दूरी के लिए अधिकतर कौन से वाहन का प्रयोग किया जाता है? हवाई जहाज, रेल, बस या जहाज? बस का। अगला प्रश्न है, चेन्नई के अन्ना नगर में रहने वाले आला अफसर श्री राम गोपाल के घर कितने घंटे पानी आता है? 24 घंटे। यानी मुंबई में अन्ना नगर एक ऐसी जगह है जहां हर समय पानी रहता है। अगला है, शिवा कौन सी मंजिल पर रहता है? पहली मंजिल पर। पद्मा कौन है या क्या काम करती है? घरेलू नौकरानी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, पद्मा झुग्गी का कितना किराया देती है? कितने रुपए किराया देती है? तो 650 रुपये। प्रश्न 11 है, हर व्यक्ति के लिए देश में कौन सी जन सुविधाएं होना अनिवार्य है? स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली, सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय और कॉलेज। प्रश्न 12 है, सरकार की बहुत सी जिम्मेदारियों में से एक क्या है? जन सुविधाएं उपलब्ध करवाना। प्रश्न 13, शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग कितना पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए? 135 लीटर, लगभग 7 बाल्टी। और होटलों में रहने वालों को 1600 लीटर यानी 80 बाल्टी, और झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को 20 लीटर यानी 1 बाल्टी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, पोर्तो एलेग्र क्या है? ब्राज़ील का एक शहर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग कौन सा है? मुंबई की उपनगरीय रेलवे। प्रश्न 16, मुंबई की उपनगरीय रेलवे हर रोज कितने यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है? 65 लाख यात्रियों को। 17वां प्रश्न है, 2011 के आंकड़ों के अनुसार कितने प्रतिशत परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है? 87%। अगला प्रश्न है, प्रश्न 18, स्वच्छता सुविधाएं कितने प्रतिशत परिवारों में उपलब्ध हैं? 53%। और स्वच्छता सुविधाओं से तात्पर्य है कि किन के घर के भीतर शौचालय है? 53%, यानी 53% लोगों के पास ही शौचालय है, बाकी बाहर शौच के लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, गैर सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल किन लोगों की स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने की कोशिश करता है? निम्न जाति व निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए। प्रश्न 20 है, 2001 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत घरों में बिजली पहुंच चुकी है? 44%। अगला प्रश्न है, चेन्नई में पानी की स्थिति कैसी है? अच्छी नहीं है। अन्ना नगर में पानी नियमित रूप से आता है, जबकि मैलापुर, मणिपक्कम, सदापेट क्षेत्र में पानी की कमी है। ये प्रश्न पिछले पाठ का है, गलती से इसमें लिखा गया। प्रश्न 22 है, घरेलू इस्तेमाल के विभिन्न जल के स्रोतों के नाम बताओ। नगर पालिका का जल, पानी का टैंकर, पानी की बोतलें और बोरवेल का पानी। ये दोनों ही प्रश्न दूसरे चैप्टर के हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23, मुख्य जन सुविधाएं कौन कौन सी हैं? पानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली, परिवहन, विद्यालय और कॉलेज। अगला है, जन सुविधाएं क्या होती हैं? ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं, जन सुविधाएं कहलाती हैं। प्रश्न 25, विभिन्न प्रकार के करों के नाम बताओ, या लोग सरकार को किस किस तरह के कर देते हैं? आयकर, संपत्ति कर, जल कर, विद्युत कर, बिक्री कर। प्रश्न 26 है, समुचित स्वच्छता सुविधाओं के अभाव से लोगों का जीवन कैसे प्रभावित होता है? इससे कई जल जनित बीमारियां फैलती हैं, वातावरण में प्रदूषण फैलता है और गंदगी से बीमारियां फैलती हैं। प्रश्न नंबर 27 है, किसानों द्वारा चेन्नई के व्यापारियों को पानी बेचने से स्थानीय लोगों पर क्या असर पड़ेगा? इनको पीने का पानी और सिंचाई के लिए पानी कम मिलेगा। प्रश्न 28 है, जनगणना कितने वर्ष में एक बार होती है? 10 वर्ष में। 29वां प्रश्न है, जन सुविधाएं उपलब्ध करवाना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। 30वां प्रश्न है, पानी से होने वाले रोगों से कैसे बचा जा सकता है? एक तो साफ और सुरक्षित पानी पीकर, यानी साफ और सुरक्षित पानी का इस्तेमाल करके, तथा दूसरा स्वच्छता रखकर, यानी साफ सफाई रखकर। प्रश्न 31 है, दुनिया भर में जल आपूर्ति की जिम्मेदारी किस पर है? सरकार पर।
32वां प्रश्न है, गैर सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल निम्न जाति और निम्न आय वर्ग के लिए क्या क्या कार्य करती है? वह इन लोगों की स्वच्छता के अभाव की समस्या से निपटने की कोशिश कर रहा है। 8500 से ज़्यादा सामुदायिक शौचालय इन्होंने बनवाए हैं और 15 लाख से ज़्यादा घरेलू शौचालय बनाए हैं। तो ये गैर सरकारी संगठन है जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। इसी के साथ इस पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। अब हम पाठ 10 जिसका नाम है कानून और सामाजिक न्याय, इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है, मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु कौन सा कानून बनाया गया है? न्यूनतम वेतन का कानून। प्रश्न 2, बिजली से चलने वाले करघों को क्या कहते हैं? पावर लूम। प्रश्न 3, संविधान के अनुसार कितने वर्ष के बच्चे किसी कारखाने या खदान में काम नहीं करवा सकते? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से कोई भी कारखाने में काम नहीं करवा सकता। प्रश्न 4 है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? 2 दिसंबर 1984 को रात 2 बजे अमेरिका की एक कंपनी का कारखाना था यूनियन कार्बाइड, उसमें भोपाल गैस त्रासदी हुई। प्रश्न 5 है, भोपाल गैस त्रासदी कौन सी गैस के रिसाव से हुई? मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी मिक। अगला है प्रश्न 6, यूनियन कार्बाइड जैसी विदेशी कंपनी के भारत में आने का मुख्य कारण क्या था? यहाँ का सस्ता श्रम, सस्ते मजदूर, सस्ती दरों पर भूमि, विशाल बाजार और उदार नीतियाँ। प्रश्न 7 है, सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के डीजल से चलने वाले सार्वजनिक वाहनों के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG के इस्तेमाल को जरूरी कौन से वर्ष में किया? 1998 के बाद। अगला प्रश्न है 8वां, R.K. लक्ष्मण कौन थे? प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट। प्रश्न 9 है, संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार में क्या क्या शामिल है? प्रदूषण मुक्त हवा और पानी। प्रश्न 10, कानून लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? कार्यपालिका की। कानून बनाने का काम विधायिका करती है जबकि कानूनों को लागू करने का काम कार्यपालिका यानी सरकार का है। प्रश्न 11 है, सरकार ने कौन से वर्ष में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को घर, ढाबे या रेस्तरां आदि में नौकरी रखने पर की प्रथा पर पाबंदी लगाई? सन 2006 में। 12वां प्रश्न है, शोषण से मुक्ति का अधिकार क्या है? इसके अनुसार किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने के लिए या बंधुआ मजदूरी के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। प्रश्न 13 है, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम कब लागू हुआ? सन 2006 में। प्रश्न 14 है, किसी भी राज्य में एक मजदूर की निर्धारित न्यूनतम वेतन कितने रुपए है? 150 रुपये। 15वां प्रश्न है, लाभ कमाने के लिए नई मशीन या बिल्डिंग पर पैसा खर्च करना क्या कहलाता है? निवेश करना। अगला प्रश्न है, वाहनों के धुएं से कौन कौन से प्रदूषण फैलते हैं? केवल वायु प्रदूषण। अगर वाहनों से बात करें कि वाहनों से कौन से प्रदूषण होते हैं तो फिर तो ध्वनि प्रदूषण भी आ जाएगा, लेकिन ये इसने पूछा है कि वाहनों के धुएं से कौन सा प्रदूषण होता है तो वो केवल वायु प्रदूषण। 17वां प्रश्न है, प्रदूषण को कम कैसे किया जा सकता है? वाहनों में CNG किट का इस्तेमाल करके। 18वां प्रश्न है, यूनियन कार्बाइड नामक अमेरिकी कंपनी के कारखाने में क्या बनाया जाता था? कीटनाशक। 19वां प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी में 3 दिन के अंदर कितने लोगों की मृत्यु हो गई? 8000 लोगों की। 20वां प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी प्राकृतिक थी या मनुष्य द्वारा की गई? मनुष्य द्वारा की गई थी। 21वां प्रश्न है, बड़े स्तर पर एक साथ बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु या जान माल का नुकसान को क्या कहते हैं? त्रासदी या आपदा। 22वां प्रश्न है, न्यूनतम वेतन कौन तय करता है? प्रत्येक राज्य की राज्य सरकार। 23वां प्रश्न है, भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को समान रूप से किसकी गारंटी देता है? शिक्षा के अधिकार की। प्रश्न 24 है, सामाजिक न्याय को कौन कौन से बिंदु सुनिश्चित करते हैं? न्यूनतम वेतन, कार्यस्थल पर सुरक्षा के इंतजाम, कीमत नियंत्रण कानून, प्रदूषण मानक स्थापित करना, चीज़ों की गुणवत्ता मानक निर्धारित करना इत्यादि। और इसी प्रश्न के साथ हमारे 10वें पाठ के भी प्रश्न समाप्त हुए।
तो इस वीडियो में हमने पाठ 6 से लेकर 10 तक के 5 पाठों के MCQs यानी छोटे प्रश्न उत्तर किए हैं।